अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 18 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीटें बीजेपी की रेड जोन में हैं। रेड जोन मतलब जहां पार्टी चुनाव हार रही है। क्या वाकई में ये आंतरिक सर्वे है, पार्टी के लिए अलार्म है, या फिर बीजेपी के लिए तैयारी का एक मौका? और इन 18 सीटों पर रेड जोन क्यों घोषित हुआ है, रेड अलर्ट क्यों आया है, क्या है इन 18 सीटों पर? और बीजेपी क्या महाजनसंपर्क अभियान के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ संगठन के स्तर पर और कुछ बड़े तादाद पर क्या सांसदों का टिकट भी कटेगा? एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी संभव है, क्योंकि मामला बड़ा दिलचस्प है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटें 18 से अधिक रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब बीजेपी ये सीट हार रही है। जो पार्टी 62 और बाद में उपचुनावों के जरिए 64 सीटों तक उत्तर प्रदेश में 2019 में पहुंची और 73 रही हो 2014 में, वो पार्टी अभी रिसेंटली उनके आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 18 उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव हार रहे हैं। 18 से अधिक सीटों पर बीजेपी का नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? और ये आंतरिक सर्वे ने बीजेपी के भीतर कितनी खलबली मचाई है? अधिक मचाई है। बहनों भाइयों, सांसदों के अपने काम के उपलब्धियां बताने में पसीने छूट रहे हैं। सांसदों के प्रति लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तरों के नेताओं को संसदीय क्षेत्र भेजा जा रहा है। बीजेपी का ये मानना है कि ये बड़ी मुश्किल का उनके लिए 18 सीटों को कन्वर्ट करना, रेड जोन से बाहर लाना, ये बड़ा टास्क है। और इन पे रिसेंटली रामपुर और आजमगढ़ की सीटें भी हैं जो ऑलरेडी बीजेपी जीती हुई है। एक तथ्यों पर जाइए आप, तथ्यात्मक बात हम लोग करते हैं। 2014 में यानी 2014 में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी, 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन के सामने बीजेपी का मुकाबला हुआ तो 9 वो सीटें भी बीजेपी हार गई थी जो उसने 2014 में जीती थी। तो 2019 से बात अब आ गई, हम लोग इस वक्त 23 में खड़े हैं, चुनाव 24 में है, 22 का इलेक्शन हो चुका है। यूपी वर्टिकली डिवाइडेड है पॉलिटिकली। 2019 वाली न बीएसपी है और न 2014 वाला माहौल है। 2022 में मुकाबले के बाद उत्तर प्रदेश में तस्वीर साहब, 2 दल, दिस साइड दैट साइड, बीजेपी समर्थक, बीजेपी विरोध। बीजेपी विरोध को लीड कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। बाकी दलों की भूमिकाएं बड़ी गौड़ होती जा रही हैं। अब ये अगर बीजेपी कह रही कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर रेड जोन घोषित हुआ है और ये बात मीडिया में भी आ गई। वैसे बीजेपी का कोई काम ऐसा होता नहीं कि मीडिया में वो लीक हो। ये कैसे लीक हो गया है ना? कुछ है, क्या है? शायद ये सतर्कता है, तैयारी है, और उन नेताओं के लिए भी सावधान होने का अलर्ट है जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े मुस्तैद हुए घूम रहे थे कि नहीं वो तो आसानी से जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के सर्वे में वो भारी मुसीबत में चुनाव हार रहे हैं। इसमें बदायूं की सीट भी है, इसमें आजमगढ़ की भी सीट है, श्रावस्ती की भी सीट है, सहारनपुर की भी सीट है, तमाम महत्वपूर्ण सीटें भी हैं जिनको बीजेपी रेड जोन में कैलकुलेट कर रही है। पर विपक्ष ने ऐसा क्या किया कि इन 18 सीटों पर बीजेपी को घेर ली है? दरअसल देश का राजनीतिक माहौल इस वक्त बहनों भाइयों महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक वर्ग है जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है एट एनी कास्ट, एनीथिंग, कुछ भी, और एक वर्ग है जो बीजेपी का विरोध कर रहा है। कुछ भी करोगे विरोध। तो क्या बीजेपी समर्थकों पर बीजेपी के विरोध वाले भारी पड़ रहे हैं? सर्वे की रिपोर्ट अगर ये है तो ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि साउथ वगैरह में या फार ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ या उड़ीसा कर्नाटक की तरफ या फिर आप चले जाएं पंजाब वगैरह की तरफ, दिल्ली वगैरह की तरफ, हिमाचल में मुश्किलें बहुत हैं। बिहार का एक डेडली कॉम्बिनेशन ऑलरेडी उनके सामने है, नीतीश कुमार और तेजस्वी का। तो बीजेपी के लिए पावर हाउस कहाँ है? उत्तर प्रदेश।
दिल्ली की ताकत गद्दी को कहाँ से मिलनी है? उत्तर प्रदेश। आत्मा कहाँ है? यूपी। तो यूपी में अगर 18 सीटें 20 सीटें कम हो रही हैं, घंटी बज गई है। बीजेपी के लिए सावधानी का वक्त है। और उन सांसदों के लिए भी जो 5 साल जनता को गुमराह करते रहे या 5 साल जनता के लिए कुछ किया नहीं सिवाय कार्यक्रमों के, अब जनता जवाब मांग रही है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो खबरें रही हैं इस बीच, खासतौर पर इस आंतरिक सर्वे के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी बड़ी तादाद में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के काटेगी टिकट। और ऐसा लग रहा है लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए, पॉलिटिकल इक्वेशंस को साधने के लिए और अपोजिशन के प्रति जो जनता के तेजी से बढ़ता हुआ घेरा है, बीजेपी को लगता है कि ये मुनासिब वक्त है कि अगर सांसद गड़बड़ कर रहे हो या सांसद में कोई गड़बड़ी हो, टिकट बदल दो ताकि नाराजगी के कुछ स्तर को कम किया जा सके। क्या वाकई में ऐसा है? विपक्ष इन 18 सीटों पर हावी क्यों है? वो जो 14 में भी जीती थी बीजेपी, वो जो 19 में भी जीती थी, उन सीटों पर क्यों ग्रहण लग रहा है? और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और बीजेपी का आंतरिक सर्वे मीडिया में लीक होना, ये भी थोड़ा चौंकाता है। तो कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है, हम डिबेट में आज उसको डिकोड करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। जहां हमको दिखता है कि कहीं हमारी कमजोरी है, हम उसको दुरुस्त करने के लिए जो हमारा नेतृत्व है उसके दिशा निर्देशन में जो कार्य योजनाएं दी जाती हैं, उसका पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसको पूरे निष्ठा के साथ उसको उस लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर देश में भी आपने जो परिदृश्य देखा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जा रही है, जिनको मैजिक बोलते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मैजिक जा चुका है, आम जनता जाग चुकी है। और हम सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए हम 80 की 80 सीटों को रेड जोन में डाल के चल रहे हैं। मुद्दा सीटें नहीं, महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा सीमा की सुरक्षा है। और जब इन सारे मुद्दों पर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी सारी सीट 80 की 80 सीट हारेगी। आप इस चीज को देख लीजिएगा। इस बार जनता मुद्दों पर चुनाव करेगी, जाति पर और धर्म पर चुनाव नहीं करेगी। पर सुरेंद्र राजपूत ने ये बात नहीं बताई कि 80 में 80 की सीट बीजेपी हारेगी, तो 80 सीट वो जीती कब थी? थोड़ा उत्साह में भूल गए होंगे। खैर, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, केपी मलिक जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। केपी मलिक जी, आज थोड़ा गैर परंपरागत डिबेट करते हैं और शुरुआत आज आपसे करते हैं। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये जो आंतरिक सर्वे है जिसमें बीजेपी की कई जीती हुई सीटें भी रेड जोन में हैं, आपने भी ये खबर पढ़ी होगी कि कई सीटें इनकी रेड जोन में हैं। ये क्या है रेड जोन? ये क्या था आंतरिक सर्वे? कितने बड़े पैमाने पर हुआ है? दूसरा, कितनी सीटों पर बीजेपी ने रेड जोन किया है? और चौथी बात, लीक कैसे हो गया मीडिया में? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम सर्वे, तमाम आकलन कर रही है, उससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के पास 66 सीटें हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक सर्वे आया है, जिस पे आपने भी सवाल उठाया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लीक कैसे हुआ है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरा भी टूट गई है जिसमें ये होता है कि हम दिल्ली में भी कई बार ये होता है कि खबरें पता ही नहीं चलती हैं, खबरें छन के बाहर ही नहीं आती हैं। तमाम पत्रकार इस बात को लेकर परेशान हैं और ये देखने को मिलना कि आंतरिक सर्वे का लीक हो जाना भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूं ब्रजेश जी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जो एक दीवार है वो उसकी खाई कभी बढ़ जाती कभी घट जाती है और ये लोकसभा के चुनाव तक बढ़ेगी। उसी का नतीजा है कि जो सर्वे का आप देख रहे हैं। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें रेड जोन में बताई हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। 1.5 दर्जन से अधिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं तो सिर्फ 1.5 दर्जन शब्द 18 गिन रहा हूं, बट ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी संख्या अधिक है।
क्या ऐसा तो नहीं कि ये सर्वे जानबूझ के लीक किया गया हो ताकि विपक्ष उधर दौड़ जाए, बीजेपी को जो कांड करना हो कर ले, ऐसा भी तो पॉसिबल है? नहीं ब्रजेश जी, इसमें ऐसा नहीं है। ये मेरा मानना ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कोई इस तरह की चीज की गई हो। ये वास्तविक आकलन है और इससे कहीं ज्यादा अधिक है 1.5 दर्जन से भी कहीं ज्यादा अधिक इस तरह की सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार खतरा दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से कितनी वो सीटें हैं जो आपको लगता है कि रेड जोन में है? मेरे हिसाब से कम 3 से 4 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर विपक्ष 3 से 4 दर्जन है। और विपक्ष जिस तरह से 36 से 48 सीटें कवायद चल रही है जी, जिसमें ब्रजेश जी देश में जिस प्रकार की कवायद चल रही है कि सेंट्रल में एक गठबंधन बने और एक उस तर्ज पे गठबंधन बने कि सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां लड़ें, 2 चुनाव लड़ें, गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, अगर वो परिस्थिति होती है तो 3 से 4 दर्जन हो जाएगा। अगर अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं तो इसको थोड़ा नीचे ले आइए, आप 2.5 दर्जन पे ले आइए। लेकिन इसका तरीका क्या है? क्या बीजेपी फिर तो इसमें 2-3 चीजें ब्रजेश जी मैं देखता हूं। हाँ प्लीज आप बोलें गो अहेड। इसमें ब्रजेश जी मैं जो देखता हूं यह है कि देखिए, आप अगर 2019 की बात करेंगे, एक तो मोदी जी का वो चमकता चेहरा अब नहीं है, 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो वायदे लोगों से किए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। दूसरा, कई सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि आप जैसे देखेंगे कि दिल्ली में पहले किसान आंदोलन हुआ और अभी जिस प्रकार से महिला खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, इसका असर भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। दूसरा क्या है कि लगातार आप जिस प्रकार से धार्मिक मामलों पर चुनाव लड़ते रहे, वो भी इस बार ठहर नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी ऐसी भी चर्चा उस रेड जोन वाली रिपोर्ट में थी कि बीजेपी अपने कई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट भी काटने वाली है। ऐसी कोई संभावना आपको प्रतीत होती है? जी ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कई जो अभी तत्काल में एमपी हैं उनके टिकट काट सकती है, इसकी चर्चा भी हमें सुनाई पड़ी है। लेकिन मुझे हैरानी इसी बात पे होती है कि चीजें लीक कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं जी। 1 दर्जन से अधिक सांसदों के टिकट कट सकते हैं, इस तरह की चर्चा दिल्ली में है ब्रजेश जी। शुक्रिया आपका मलिक साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जी शुक्रिया आपका। इन दिनों मीडिया में एक रिपोर्ट छाई हुई है बीजेपी की, ऑलमोस्ट सभी अखबारों में मैंने देखा, बीजेपी ने कोई आंतरिक इंटरनल सर्वे कराया है, उसमें ये बात कही गई है मीडिया में कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटें रेड जोन में हैं, मतलब पार्टी वो सीटें हार रही हैं। वो सीटें भी इसमें सम्मिलित हैं जो 2014, 2019 में पार्टी ने जीती थी। कारण क्या है? मुझे धैर्य से सुनेंगे ब्रजेश जी, या जितना आप सुनना चाहते हैं उतना ही सुनेंगे? आप दोनों आपकी दोनों शर्तों पे मैं तैयार हूं। जितना मैं सुनना चाहता हूं वो भी आप बोल दें और जो आप कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की बारे में जो इको आ रहा है बहुत। हाँ मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें। भारतीय जनता पार्टी के ये सर्वे के बारे में जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच है। ये एकदम निराधार है, झूठ है और असत्य है। मेरा कहना यह है कि आप जिसको रेड जोन में बता रहे हैं या आप जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हो उसके लिए आप सहारनपुर से शुरू करिए। सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां का जो जनसंख्या का समीकरण है वो हमारे विरोध में रहता है। पिछली बार 2019 में हम उन सीटों को हारे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बार हम निश्चित रूप से उन सीटों को भी जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार बसपा और सपा सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। इस बार एक साथ मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा और कोई रेड जोन में नहीं है जी। मैं मलिक साहब को बड़े गौर से सुन रहा था, बिल्कुल स्क्रिप्ट लिख करके लाए थे। ऐसा लगता था जिस मोदी की दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं उसकी कैसे लोकप्रियता कम हो जाएगी साहब। और आप ये बताओ, मैं तो कटिंग भी पेपर की लेकर आया हूँ। ये 3 दिन से लखनऊ की मीडिया में 3 दिन से ये रिपोर्ट छप रही है। ये देखो आप, 3 डेज 15 दिन पहले निगम निकाय का चुनाव हो गया, 3 डेज से ये रिपोर्ट छप रही है। आज आप पहले प्रवक्ता हो जिसने इसका खंडन किया है।
नहीं, हमें तो खंडन करूंगा। 17 के 17 नगर निगम किसने जीते हैं जी? भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं ना। पिछली बार 50 नगर पालिका परिषद हम जीते थे, इस बार 200 जीते। पिछले से 4 गुना नगर पंचायतें हम जीते। तो क्या कोई सर्वे कराया नहीं है पार्टी ने? आपका ये कहना है कि कोई इंटरनल सर्वे नहीं हुआ? अरे जब आप मीडिया में उसको सार्वजनिक कर रहे हैं तो इंटरनल कहां से हो गया साहब? अब कोई भी कुछ भी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ भी अरे कर सकता है। ऑथेंटिक न्यूज पेपर्स ने छापी है खबर भाई। अब तो पेपर वाला ही बता सकता है कहां से मिली होगी। और आज भी तक पार्टी ने इसका कोई खंडन नहीं किया था। कोई सीट हमारे लिए रेड जोन हम उसको कह सकते हैं, जो हमारी हारी हुई सीट है मैनपुरी जीतेंगे, वो हमारे लिए रेड जोन हो सकती है। हम जो है आजमगढ़ जीत चुके हैं, रामपुर जीत चुके हैं, सहारनपुर हो सकती है रेड जोन में हमारे लिए, मुरादाबाद हो सकती है हमारे लिए, बिजनौर हो सकती है, अमरोहा हो सकती है। जिन सीटों को हम पिछले 2019 में हार गए थे, उनको लक्ष्य बना करके पिछले 2 साल से 2.5 साल से काम कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री को हमने उस सीट पर लगाया हुआ है। लगातार वहां केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से और आम जनमानस से जाकर के मिल रहे हैं, और जो फीडबैक मिल रहा है। एक खबर और है, इसको आप इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दीजिए कि काफी बड़ी तादाद में सांसदों के टिकट कटेंगे जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इज इट ट्रू? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी इनकी तरह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं कि एक व्यक्ति ने हाँ कर दिया और एक ने ना कर दिया। इसमें पार्लियामेंटी बोर्ड बनाया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का पार्लियामेंटी बोर्ड है, वो निर्णय करेगा, जिसको उपयुक्त समझेगा उसे लड़ाएगा। उस बहुत प्रीमेच्योर सवाल है ये तो ब्रजेश जी। तो ये केपी मलिक तो बता रहे हैं 3 दर्जन से 4 दर्जन कट जाएगा सबका। देखो, केपी मलिक मुझे लगता है किसी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति रहे होंगे, या फिर हो सकता है पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हो हमारे के, या मोदी जी इनसे सलाह लेते होंगे या सलाह देते होंगे मैं इतनी टिकट काटने वाला हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, प्रवक्ता हूं। अब मैंने तो ऐसा सुना नहीं किसका टिकट कटेगा किसका नहीं कटेगा। तो 2 बातें आप कंफर्म कर रहे हैं, ऑथेंटिकली बोल रहे हैं कि नो इंटरनल सर्वे, नो सच रिपोर्ट, और किसी का टिकट नहीं कटेगा। ओके, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा किसी का नहीं कटेगा। आप अपने हिसाब से क्यों उसको मैनिपुलेट करते हो? जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है फैसला करना किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। ये हमारा काम थोड़े नहीं है। और अभी तो चुनाव में बड़ा समय देखिएगा, 80 की 80 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, और पिछली बार से अधिक सीटें पूरे देश के अंदर आएगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा आप बैठ करके डिबेट। पर केपी मलिक जी के सूत्र तो फिर मतलब ये कह रहे हैं बड़े इंटरनल सूचना है इनको। अब ये तो उन्हीं से पूछिए। ओके, ऑलराइट। सूचना है या फ्रस्ट्रेशन है? इनका कौन सा फ्रस्ट्रेशन? इन्हें कोई टिकट थोड़ी चाहिए। हर व्यक्ति की विचारधारा होती है ब्रजेश क्यों? जी। हर व्यक्ति मलिक साहब, देश के अंदर ये कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है आपको। एक सेकंड लगे हाथ पूछ लेते हैं। राजेश जी रुकिए जरा। इनको ब्रजेश जी इनको ब्रजेश जी इनको जानकारी नहीं है। मैं 88, 87 में संघ में और भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूं, मैं देख चुका हूं, और इनको मालूम नहीं है कि मेरी कभी कोई इच्छा नहीं रही है किसी पॉलिटिक्स में जाने की या टिकट की। और ये फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं तो ये इनका अपना फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसमें कोई खराब बात नहीं है। अरे वो विधायक बन गए, प्रवक्ता बन गए, अब काहे लिए फ्रस्ट्रेट होंगे? अब शपथ हो जाए बस, यही मन में होगी भावना, और क्या। हाँ, नहीं, मंत्री नहीं बन पाए, नहीं, मंत्री की कामना रह सकती है उनकी, सांसद बनने की रहती है, कैबिनेट सेक्रेटरी। थैंक यू, शुक्रिया, बनने की धन्यवाद। अरे डोंट मेक इट पर्सनल। ओके, कोई बात नहीं। दीपक रंजन है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मेरे साथ। दीपक जी, ये क्या है रेड जोन का मामला? आप लोगों ने भी कोई इंटरनल सर्वे कराया है क्या? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय केपी मलिक साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनके जो भी इन्होंने रिपोर्ट आज तैयार करके थोड़ा आपके लिए अच्छा बोल दिए। नहीं, बात देखिए अच्छे तो की नहीं है, बड़े बात तो पत्रकार हो गए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ब्रजेश जी। इन्होंने तो 36 का, ये वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बात पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज्यादा जो है सीटों पर जो इनको खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को खुद स्वयं बनारस की सीट में है, क्योंकि बहुत तेजी से ये खबर है कि शायद प्रधानमंत्री जी जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वाला थोड़ा ज्यादा, तमिलनाडु से चुनाव। देखिए, जवाबदेही भी पूरे हिंदुस्तान की आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी की है, और किस तरीके से 9 साल इन्होंने सरकार चलाई है वो ये भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। अभी हमारे बड़े भाई विधायक जी आदरणीय चौधरी साहब कह रहे थे, विदेश के बारे में बता रहे थे कि हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में प्रधानमंत्री जी कितने पावरफुल हुए हैं, कितनी इनकी ताकत बढ़ी है। अगर इनकी ताकत इतनी बड़ी है तो फिर नीरव मोदी जी कहाँ हैं, ललित मोदी जी कहाँ हैं, मेहुल चौकसी जी कहाँ हैं,
जो हमारे हिंदुस्तान का पैसा लेकर के फरार हो गए, अरे बुला लो इनको, बैठ करके हिसाब किताब कर लो यहाँ पे बैठ करके। अभी एक जो किसान होता है, अगर वो 10,000 रुपए का जो है अगर वो देनदार होता है तो उसकी आरसी कट जाती है और वो बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर विदेश में इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्यों नहीं तो बुला आप लेते मुझे लोगों को बताइए, हिंदुस्तान? आपकी पार्टी ने भी कोई इंटरनल सर्वे वगैरह कराया है क्या? देखिए, हमारी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है, और हम लोग जब हम आप सारे अरे लोग, ये लोग भी जा रहे हैं, कोई मंगल ग्रह वालों के पास थोड़ी जा रहे हैं, ये कुछ ये किए भी होते, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। देखिए ये कुछ किए होते तब ये जाते लोगों के बीच में, तो लोग इनको हाथों हाथ लेती। आज की तारीख में जनता ने उनको नकार दिया। अगर इन्होंने कोई काम किया होता जनता के लिए, जनता के बीच में जाते। हमें तो एक चीज याद आती है अपने माता पिता की, आप भी जानते होंगे इस चीज को, या हम उम्र के सारे लोग, कि जब हम लोग इम्तहान टाइम में पढ़ते थे ब्रजेश जी, तो हमारे माता पिता कहते थे या दादी बाबा कहते थे, अगर साल भर पढ़ा होता तो इसकी ये नौबत नहीं आती, रात में भोर में 4-4 बजे तक पढ़ रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। अगर साल भर तक 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी अगर ये पढ़ा होता ना मन लगा करके, तो इसका रिजल्ट ऐसा बहुत तो नहीं अच्छा था। केपी मलिक की बात सुन के आप जरूर से ज्यादा उत्साही हो गए हो? नहीं, हम केपी मलिक साहब देखिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार, इनका सम्मान कौन नहीं करता है। अगर सही बात वो बोल दी उन्होंने तो राकेश अभी चौधरी अगर को रेड मिर्ची जोन लगे। आपकी तरफ कर देते ना, तो अभी आप इनको बहुत मतलब संगी घोषित कर देते हैं। नहीं, वैसे रहे भी हैं देखिए, ये संगीत अभी उन्होंने तो खुद ही बता दिया स्वीकार कि लिए संगी हैं। रहे हैं। और इनकी खुद की, आप ब्रजेश जी कह रहे हैं ना कि इनकी ये रिपोर्ट का जहां पर आप जैसे जागरूक पत्रकार रहेंगे, वहां पर कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। और आपने कहां से खबर निकाल करके आपने लाई है ये क्योंकि देखिए ये खबर पूरे देश को है, लेकिन आप चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए आपने अपने डिबेट में, अपने चैनल में आपने बता दिया 18। केपी मलिक साहब ने तो उसको अब जब आप ये जान गए हैं कि बीजेपी के भीतर ये सब तो कुछ आपकी चल भी रहा है, तारीफ कर दी इन्होंने। हाँ, जब आप जान गए कि बीजेपी के भीतर ये सब कुछ है, आपको पता चल गया कि दुश्मन के किले में कहाँ से वो अटैक किया जा सकता है, कोई तैयारी करेंगे, कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे इसके बाद? देखिए ऐसा या फिर इनके लिए आप ग्रीन सिग्नल दिए रहेंगे? देखिए ऐसा है विजय जी, हम 80 की 80 सीटों पर जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से और लोक जागरण यात्रा के माध्यम से। हम लोग तो एक ही मांग कर रहे हैं कि आप जातीय जनगणना करा दो और जो है सामाजिक न्याय समिति को आप उजागर कर दो। हम तो देखिए ये लड़ाई विजय जी लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की है। आज लोकतंत्र आपने देखा होगा, आज सीईओ एक्स सीईओ जो है, आपने एक ही विषय पकड़ रखा है, जातीय जनगणना। तो जातीय ये जनगणना पर्याप्त है आपके? ये जातीय जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं ब्रजेश जी? इनको जातीय जनगणना कराने से इनको दिक्कत क्या है? विषय तो और भी हो सकते हैं, गवर्नेंस के विषय हो सकते हैं, प्रोमिसेस जो किए गए थे वो कितने पूरे हुए, ये भी विषय हो सकता है। ये तो प्रॉमिस तो उन्होंने कोई पूरा किया नहीं, इन्होंने कोई प्रॉमिस किया। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, राकेश चौधरी से, ये सम्मानित पद पे भी बैठे हैं और एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं ये। अरे आपकी आंखों में क्यों करक रहे हैं? 2 पद है तो क्या आप ले लोगे एक पद? बार बार कह रहे हो। मैं तो अभी केपी मलिक भाई ने कहा विधायक कि तो ये रहेंगे ना 5 साल अभी वो। केपी मलिक भाई ने कहा कि ये तो मंत्री भी हो जाना चाहते हो, तो मंत्री भी हो जाए, हम इनको कहाँ रोक लेंगे? रोका तो इनके अपने लोगों ने इनको मंत्री बनने से। इतने अच्छे अच्छा। प्रवक्ता, इतने अच्छे विधायक को तो मंत्री भी होना चाहिए। अभी आज ही आपने ट्वीट देखा होगा जैक डॉरिस जी का, सीईओ एक्स सीईओ का, कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान आंदोलनरत था तो उनको आंदोलन को कुचलने के लिए अगर ट्विटर पे कोई ट्वीट करता था तो उनके कार्यकर्ताओं को, उनके एम्प्लॉइज के वहाँ ईडी और सीबीआई का छापा डालने का काम करते थे। शुक्रिया। मैं सैयद मोहम्मद तकी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। तकी साहब, ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे में कई सीटें रेड जोन में आई हैं, क्या चक्कर है? ये तो मतलब बड़ी माइटी पावर रहे हैं, फिर इनका रेड जोन कैसे आ रहा है, और वो भी इन्हीं का इंटरनल सर्वे? हालांकि राजेश चौधरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शायद जो प्रिंट मीडिया के जितने भी अखबार हैं वहाँ ये सब जगह बड़ी प्रोमिनेंटली रिपोर्ट है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कद है वो सब जगह छोटा होता जा रहा है। पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, जहां भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ ही राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार बना पाई है। जहां भी इन्होंने सरकार बनाई, ये सरकार तोड़ी, सरकार गिराई, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को डरा धमका के सरकारें बनाई। और बीजेपी आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने खुद कहा है कि मोदी जी का चार्म जो है, मोदी जी की जो कशिश है, जो उनकी चमक है, दिन पर दिन कम होती जा रही है। और उनको नहीं शक हो रहा है कि 2024 तक मोदी जी, अरे कैसे उनकी चमक कम हो गई? अभी देखो, राजेश जी बता रहे थे और हम लोगों ने देखा, इसके मुखपत्र एक जगह के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी का पैर छू रहे थे। देखिए, आरएसएस ने ताकीद दी है, कर्नाटक में चुनाव हारे हैं बुरी तरह से, वहां पे कहा गया अब ये धर्म की बात करना या इस तरह से बंदों में उलझाया। ये तकी साहब, ये ऑर्गेनाइजर आप कब से पढ़ने लगे? इतना पढ़ने लगे ऑर्गेनाइजर? बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, हमें नहीं पढ़ा करिए, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आज। पढ़ी लिखी पार्टी से हम कुछ सब कुछ पढ़ते रहते हैं।
और एजुकेशन पे काम करते हैं, तो पढ़ना भी पड़ता है, बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। तो आप देखिए कि ओके। और जनता जागरूक है, जनता मुद्दों की बात करना चाहती है। आज देखिए गर्मी इतनी बढ़ रही है, लगातार लाइट नहीं आ रही, लोगों ने कल राजा चौक में लखनऊ के अंदर प्रदर्शन किया है, लगातार हत्याएं हो रही, लूट हो रही, अरे भाई थोड़ा नेचुरल लाइफ जिए, क्या रोज दिन भर आपको बिजली ही चाहिए 24 घंटा? थोड़ा प्रकृति का भी समझिए बात को ना। 24 घंटे लाइट आप मांग रहे हो, केपी मलिक ने मांगी? नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश आपको चाहिए 24 घंटे लाइट? मुझे नहीं चाहिए, पूरी जनता को चाहिए। उत्तर प्रदेश तो आप कह रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप निवेश लेके आ रहे हैं, ओके केपी मलिक साहब नहीं आ रही है। ये बताइए कि अगर ये इतनी सीटें रेड जोन में हैं तो विपक्ष को क्या करना चाहिए फिर? इसमें विपक्ष की कोई रणनीति बदली हुई दिख रही है कि इस स्थिति का वो कुछ फायदा उठाने? देखिए ब्रजेश जी, अगर इसमें आप देखेंगे जो मुख्य विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, उसके जो एलाइज हैं वो भी अभी उसके कब्जे में नहीं है, वो भी कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के बिना कोई भी एलाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुख्य विपक्षी दल के सामने ये स्थिति है कि अगर वो कांग्रेस के साथ करता है तो कांग्रेस अगर 10, 12, 15 सीटें मांगती है तो उसको उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अगर एलाइज होता है तो फिर एक ही गठबंधन होगा और उसमें एक ही कैंडिडेट लड़ेगा, उस स्थिति में फायदा हो सकता है। अन्यथा अगर अलग अलग लोग लड़ते हैं, जैसे कि अभी हमारे मित्र चौधरी साहब ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कि इस बार उनको पूरी उम्मीद है कि ये इकट्ठे नहीं लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा जीतेगी। अगर वो गलती से इकट्ठे लड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना इकट्ठे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? और क्या लगता है आपको कौन इकट्ठे होगा? क्या कांग्रेस और बीएसपी भी उसी अलायंस में चली जाएगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस समझौता जरूर करेगी और कांग्रेस मिनिमम से मिनिमम सीटों पर मान जाएगी उसकी, क्योंकि मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में वो 0 पे है और बहुजन समाज पार्टी अंत तक वेट करेगी। अगर उसको कहीं इस तरह की परिस्थितियां लगेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो बाद में थैंक यू मलिक साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित किया जाएगा। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। पांडे जी शुक्रिया। बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे आजकल प्रिंट मीडिया में काफ़ी चल रहा है, उम्मीद है ज़रूर आपने पढ़ा होगा क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंटली हर जगह छपा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कई जीती सीटें भी रेड जोन में चली गई हैं। है ऐसा? प्रकाश जी, हाँ, प्रिंट मीडिया में खबर छपी और वो लीक हो गई, ऐसा संभव है क्या? भारतीय जनता पार्टी के इशारे के बगैर कौन से प्रिंट मीडिया में छप गया उत्तर प्रदेश के? ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में आ रहा है, मीडिया छापे तो भी आपके पेट में दर्द, ना छापे तो भी गाली देते हो। ब्रजेश इसलिए 18 सीटें हार रहे हैं, इसका मतलब ये सारी सीटें हार रहे हैं। ये 62 जो 72 से 62 पर आए थे, इस बार 0 सीट पर आने वाले हैं। ये है आंतरिक सर्वे में, इसका मतलब ये है, नहीं तो ये लीक उप नहीं होता। 18 सीटें कह के ये जो भगदड़ मचने वाली है कर्नाटका की तरह उत्तर प्रदेश में, उसको बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और 18 आप किस आधार पर ये बड़े बड़े दावे कर रहे हो? 1 सीट जीतने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में 66 सीटें जीतने वाले को 0 पे ढकेल रही है। वाह, प्रदेश से सुन लीजिए, 1 सीट से हम पहुंच जाएंगे 80 पर। 2009 का चुनाव याद करिए, 2009 में हम सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की लोकसभा में बन गए थे। और 2009 अभी पिछले दशक की बात नहीं है। पांडे जी, आप सबसे बड़ी पार्टी नहीं थे, आप 21 सीटें जीत कर आए थे। हम फिरोजाबाद का उपचुनाव भी जीते थे, राजबब्बर जी जीत कर आए थे। और समाजवादी पार्टी उस वक्त बड़ी पार्टी थी, फिर सेकंड बीएसपी ने किया था, तीसरे पे आप थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ब्रजेश जी 19 सीट जीती थी जी, 23 सपा जीती थी, 22 हम जीते थे, बाद में हम 21 हम जीते थे। अब चुनाव वाला भी जोड़े ले रहे, जोड़ लो खैर। लेकिन 2009 से अब तक गोमती में, गंगा में और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। अच्छा, लेकिन बहुत पानी बह चुका, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ब्रजेश जी। सुनिए,
भारतीय जनता पार्टी इस बार सारी सीटें उत्तर प्रदेश की हारने जा रही है। कैसे? और ये एक लड़ाई एविडेंस जो तो है, दो, एक बताओ लड़ाई- तो कहाँ की रिपोर्ट है ये जो बता रहे हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए ब्रजेश जी, जो 18 सीटें ये बता रहे हैं, असल में ये सब आ रहे हैं क्योंकि महंगाई उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बढ़ी है, क्योंकि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर बढ़ी है, क्योंकि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के 80 अभी 17 सीटों की पर बढ़ी 17 है। नगर निगम जीत के आपको ठीक किए हैं, अभी समझ में नहीं आई बात? महंगाई, अब तो बेरोजगारी, आप ये भी भ्रष्टाचार तो बता रहे देखिए। हैं। नहीं, ब्रजेश जी, आप ये भी तो देखिए, नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव वहां में भी वो बढ़े उनकी हैं। सीटें आधी से भी कम हो गई, वहां भी बढ़े हैं। आधे से भी कम हो गई। और जबकि ये शहरी क्षेत्र के चुनाव थे, ग्रामीण मतदाताओं का इसमें कुछ रोल नहीं था। अच्छा, अब चलो एक यानी और कि बात जब बताओ आप, शहरी अगर ये मतदाता इतनी सीटें इससे- इनकी रेड जोन में हैं या बीजेपी ट्रबल में है यूपी में, आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए, बीजेपी ट्रबल पे है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नगर निकाय चुनाव में हम पर भरोसा करके ये जता दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता। अरे बाबा, सिर्फ यूपी और में सिर्फ कौन सा कांग्रेस कार्यक्रम पार्टी आपका में चल रहा है? आप बताओगे तो बीजेपी, सपा, बसपा का मैं प्रोग्राम बता दूंगा। आपका एक प्रोग्राम चल रहा हो, बता दो। नहीं चल प्रदेश रहा। जी, महंगाई के खिलाफ जब पता है कि आंदोलन इनका किसने सेना किए? में फला कांग्रेस जगह ने। से सेंध लग सकती मैं बता है। रहा हूँ, मैं बता आप रहा हूँ। बैठे हो। प्रदेश जी सुन लीजिए। नहीं, हम बैठे नहीं, हम ही तो लड़े। महंगाई के खिलाफ हम लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ पूरे Thank you. देश में सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में हमने किया। हाथरस में लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने लड़ी, लखीमपुर में लड़ाई प्रियंका गांधी जी लड़ी, सीतापुर में जेल में बंद रही। अब ऊंचा उड़ई की पांडे जी, घटना जब ले किले की लीजिए, दीवार प्रियंका कमजोर गांधी पता जी चल लड़ी। गई हो, उधर कैसे हमला करोगे इसकी तैयारी में लगो, बजाय इसके कि 80 में 80 पूरी तैयारी जीतोगे। है भारतीय जनता पार्टी को अभी हराने केपी की मलिक बताएंगे ताकत आपके सिर्फ बारे में कांग्रेस भी कुछ पार्टी में। सूचना है उनके पास, आपकी पार्टी की भी। वीरेंद्र सिंह आ गए हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया वीरेंद्र जी। ये क्या है रेड जोन का मामला और इस रिपोर्ट में क्या ऐसी बात है वीरेंद्र जी? देखिए, बीजेपी 64 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। 16 सीटों पर विपक्ष जीता था, लेकिन बीजेपी की चिंता इस बात की है कि जो सीटें जीती है उसको वो इस बार बरकरार रख पाए। वो सीटें जिसमें फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, माफ़ करिए, फिरोज़ाबाद, इटावा, बदायूं, ये सब ज़िले हैं। चिंता इसी बात की है कि ये मुलायम सिंह का जो इलाका रहा है, समाजवादी गढ़ रहा है, इस इलाके में जीत तो गए थे एक बार। इस बार चूँकि तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने के लिए बीजेपी वोट मांगने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो सीट तो उसको उतनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। तभी वो उत्तर प्रदेश से जीत कर जब जाएगी तो केंद्र में सरकार बना पाएगी। बिना यूपी की 80 लोकसभा सीटों के निर्णायक बढ़त के बीजेपी की केंद्र में सरकार बनना कठिन है, इसलिए यूपी पे उनका बहुत फोकस है। अब बात आती है कि भाई ये जो रेड जोन का मामला है ये क्या है? ब्रजेश जी, रेड जोन इन्होंने अपना एक नाम दिया है जिस पर उनको अत्यधिक मेहनत करनी है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। उपचुनाव में जो सीटें बीजेपी ने 2 लोकसभा की जीती हैं, रामपुर और आजमगढ़, लेकिन जब आम चुनाव है तो वो सीटें जीत पाएगी, इसको लेकर भी उसके यहाँ बहुत मंथन चल रहा है कैसे जीता जाए। ये चिंता होना भी चाहिए। ये सीटें फंसी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तो जो खबर है वो बीजेपी को तो राहत देती है, जिसमें मायावती अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस गठबंधन करेगी कि नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अकेले अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए, बाकी ज़्यादा नहीं है। अभी देखिए, ये रेड जोन का जब मामला आया तो गाजीपुर सीट भी उसी में है एक, और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गए थे राजभर की बेटे की शादी में, आज रिसेप्शन है उनका बनारस में, तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहुँचे वहाँ, बधाइयाँ दी हैं, गले लगाया। तो ये बात तो देखिए साफ है कि अभी विधान परिषद में भी वोट लिया, अब छोटे छोटे दलों को बीजेपी महत्व देगी इस चुनाव में। और राजभर के भी दिन बहुरने वाले हैं लड़के की शादी के साथ, क्योंकि निषाद जी ज़्यादा पा गए हैं, उनका सम्मान ज़्यादा है, तो राजभर के पास तो ज़्यादा विधायक हैं उनसे।
और उनकी पार्टी भी बड़ी है। देखिए पूर्वांचल में आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, ये 7 लोकसभा की सीटें रेड जोन में हैं। बाकी पश्चिम में है, जिसमें मुरादाबाद सबसे ज़्यादा है, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी तो हार ही गए हैं। हैरत की बात यह है कि इतना सब उपद्रव हो रहा है, कन्नौज रेड जोन में नहीं आई बीजेपी के सर्वे में। अच्छा कह सर्वे देखिए ब्रजेश जी कहे लीक हुआ या लीक कराया गया। जो 10-10 साल से सांसद हैं और जो उनको लड़ा रहे हैं वो सोच रहे हैं ये हटे तो सीट खाली हो, तो लीक कराया किसने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 10-15 से लेके काम नहीं चलेगा, 10 से लेके 40 सीटों तक पे बदलाव की उम्मीद बीजेपी की है नेता कर रहे हैं कि भाई नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो आपका कहना है कि कम से कम 10 और अधिकतम 40 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट बदल सकते हैं, काटे जा सकते हैं। ओके, नहीं तो आसान पनघट की डगर है नहीं, कठिन है। और अभी समीकरण बदलेंगे, बनेंगे जी। तो इसलिए जो बीजेपी के पास स्टार कैंपेनर हैं, अभी बीजेपी बढ़त में दिख रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव आने तक क्या तस्वीर बनेगी ये देखना एक खबर और चल रही है मीडिया में आज की, बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं उस पद पर भी किसी और को लाया जा सकता है संगठन मामलों को। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए आएंगे ही, और लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रबंधन समिति भी बनेगी, वो भी कोई ना कोई एक नया आएगा। बीजेपी 75 साल में रिटायर कर देने की एक परंपरा है। अब उस पर राधा मोहन सिंह तो काफ़ी अब करीब हैं उसके, तो वो हो सकता है कि उनकी जगह कोई दूसरा आ जाए। राजेश चौधरी इसलिए खुश हैं कि हेमा मालिनी भी शायद 75 हैं। हाँ ऐसा है। अरे बहुत लोग हैं 75 के अलावा भी, बड़ी मुश्किल पैदा कर दे रहे हैं। देखिए राहत की बात बीजेपी के लिए एक और है कि विपक्ष बिखरा है, अभी कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, और मुस्लिम वोट बैंक भी उसी तरह असमंजस में है कि जब कोई गठबंधन बनेगा क्या स्थिति बनेगी, तब वो अपना स्थिति हो सकता है साफ करे जी। तो सीटों को जीत गए, ठीक है, अब तीसरी बार मोदी को पीएम बनाने का लक्ष्य है बीजेपी का, तो फिर वो सीटें बरकरार रखनी है। ये एक कठिन चुनौती है जी। और बिना यूपी के तो देखिए केंद्र में सरकार बनती नहीं। अब आज भूपेंद्र चौधरी जी राजभर को तो संदेश देने पहुंचे हैं। बस एक चीज़ है ब्रजेश जी कि कांग्रेस को लेके कभी कभी बड़ा लोग उपहास करते हैं कि भाई आवश्यकता ज़्यादा मांगते हैं, इनके वजह से विपक्ष में एकता नहीं हो पा रही है। एक महिला थी, उसको शादी को 15-20 साल हो गया था, एक छोटा सा किस्सा है। तो उसने एक दिन अपने आदमी से कहा कि इतनी हम घर परिवार के सेवा करत करत 20 साल हो गया, मेरे हाथ छोटे पड़ गए, हाथ मेरे छोटे हो गए। तो पति ने कहा कैसे तुम्हारे हाथ छोटे हो गए? बोली जब मैं शादी होके आई थी तो मैं झुक के अपने पैर छू लेती थी अपने हाथों से, और अब 15 साल 20 साल बाद अब मेरा हाथ घुटने तक पहुंचता है, पूरा पैर तक जा ही नहीं पाता। तो हाथ तो मोटापे की वजह से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन दोष वो दे रही तुमने काम करा करा के मेरा हाथ छोटा नहीं है कर वीरेंद्र दिया। जी, ऐसा नहीं है। तो ये जो ऐसा कांग्रेस है इसका मोटापा बहुत बढ़ गया था, और उस मोटापे की वजह से उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से सरकार चली गई। कहाँ देखो पांडे जी एकदम स्लिम ट्रिम आदमी है, और पांडे जी का भी निकल रहा है मामला। अच्छा तो देखिए अभी तो अंदर करो रायबरेली भाई एक पांडे सीट जी। है हाँ। उनके पास। ऐसे पर्सनल कमेंट ना करिए। अभी आगे पांडे जी की पार्टी को उम्मीद इसलिए बंधी है कि कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, उत्साह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण अभी उनके पास नहीं है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है लोकसभा से पहले। अगर ये जीत गए तो ये फिर यहाँ पर नखड़ा दिखाएंगे, फिर ये अकेले लड़ेंगे, और अकेले एक बार ये लड़ लें इनकी पार्टी, क्योंकि उसका भी थोड़ा भ्रम दूर होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, आज अखिलेश यादव के पास देखिए 4 पार्टियां हैं छोटी छोटी, उसमें आप देख सकते हैं कि ये अपना इनका RLD है और चंद्रशेखर आज़ाद हैं और 1-2 लोग हैं।
अब कांग्रेस आएगी कि नहीं वो उस पर मुसलमानों के वोट पर निर्भर करेगा। बहरहाल सुनिएगा कि सियासत में सबको एक दिन रिटायर होना, सबको और आना जाना लगा रहता है। उसी पर है कि दरख्त पर फिर से नए जब दाने लगेंगे, परिंदे लौटकर वापस घर आने लगेंगे। और सब जो होने दो, जरा दरख्त हरा तो होने दो, थके हारे मुसाफिर फिर से सुस्ताने लगेंगे। और गर्दिशे आने में जब एक लम्हा नहीं लगता तो गर्दिशे जाने में कितने जमाने लगेंगे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाई, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप डिबेट के बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल लें, फिर मैं आपको सवाल देता हूँ। बोलिए। नहीं, आप सवाल करिए। मैं ये कह रहा था कि 75 साल वाला फार्मूला लागू है ना? देखिए, किसी भी पार्टी की परंपरा होती है कि एक उम्र तक काम किया जाए, उसके बाद अन्य काम में लगाया जाए। रिटायरमेंट में उसको नहीं कहूंगा। चुनावी राजनीति एक अलग प्रकार का काम है, जनता में जाना होता है, भीड़ भाड़ और ये सब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पर हर कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी आयु का हो। एक बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे, इनके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और कहूंगा परमात्मा इनकी इच्छा पूरी करे। और ब्रजेश जी, मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन जनता के बीच में रहकर के काम करने वाली पार्टी है। हमको लगता है कहीं हम कमजोर हैं तो वहां एक्स्ट्रा प्रयास करके उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करते हैं। 1 महीने का हमारा अभियान चल रहा है, पूरा घर घर जाकर के लोगों को अपनी सरकार की योजनाएं बताना, कितने पीएम आवास दिए, कितने आयुष्मान कार्ड। पांडे जी थोड़ा वेट कर लो, आऊंगा आपके पास। पांडे जी तसल्ली। और सरकार की जो जनोपयोगी के बीच में रहते हैं, जनता के दर्द नहीं दिखाई देते। पांडे जी धैर्य रखो, आपको समय दूंगा ना, डिबेट डिस्टर्ब ना करो। पांडे जी, हाँ बोलिए। राजेश जी कंटिन्यू। हमारे पास मजबूत संगठन का एक ढांचा है, बूथ तक हमारी समिति बनी हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनके मंसूबों पर पानी फेरेंगे। विपक्ष को खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, अखिलेश यादव तो बनने वाले नहीं है, मायावती तो बनने वाली नहीं है, प्रियंका गांधी की क्या हालत हुई आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी बुरी तरह से नकारा है। और आप चुनाव के परिणाम देखिए साहब, रामपुर के अंदर हमारा सहयोगी दल अभी उपचुनाव जीत करके चुका है। रामपुर हम पहले लोकसभा जीत गए। अच्छा, 2-3 चीजें आपने आज बड़ी क्लैरिटी से बोली, डेथ हो गई, वहां से भी मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूं और आपकी कंफर्मेशन चाहता हूं। आपने कहा कोई इंटरनल सर्वे नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट नहीं कटेगा और 75 साल वालों का कटेगा जो 75 की आयु पूरी कर रहे होंगे। कंफर्म इतनी बातें? देखिए आप ब्रजेश जी इतने विद्वान वो हैं एंकर के अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए दूसरे से हाँ कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों हाँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आप हाँ या ना करो। की नहीं कटेगी। नहीं, मैंने कब कहा हाँ या ना करूंगा, ये तो मेरा अधिकार है ना साहब। यस प्लीज, मैं जवाब दूंगा। देखिए, जीतने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा। हमारे लिए हर व्यक्ति सिटिंग भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने काम किया है, चाहे वो 5 साल सांसद होंगे, चाहे 10 साल सांसद होंगे, जनता के बीच रह करके सेवा करने का काम करते हैं। कैसे कह देंगे आप कि हम इसकी टिकट काट रहे हैं, उसकी टिकट काट रहे हैं? काम के आधार पर पार्टी तय करती है और चुनाव आने दीजिए, धीरे धीरे आपके सामने सारी स्थिति। और आप ये भी शायद कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा जैसा कि चर्चा चल रही है। ओके, एकदम है ना, बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे। ठीक है, ओके। दीपक रंजन, आप मुझे बताइए, देखिए उनके यहाँ तो टिकट की मारामारी है। अब जो 75 के दायरे में पहुँच रहे हैं वो भी डरे हुए हैं बेचारे कि पता चला टिकट वगैरह कट जाए। आपके यहाँ भी प्रत्याशी चयन का कुछ काम उम चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए वो तो सर्वे के हिसाब से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक जब होगी तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर्वे हो रहा है कोई? बिल्कुल हो रहा है। अभी आज भी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाकर मीटिंग की और कल सर्वे हो रहा है आपका? जिन लोग, बिल्कुल सर्वे हो रहा है। हर अभी तक कोई फाइंडिंग्स आई है? नहीं, देखिए अब धीरे धीरे आ रही हो सब रिपोर्ट। कुछ लीक कर दो। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। और आप जान रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि इनको अगर कुछ चीजें अगर सम्मानित चैनल पे आपके अगर हम लोगों ने लीक आउट कर दी तो ये किस तरीके उसको कहाँ घुमा करके लेकर के जाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार के होने वाले मंत्री बड़े भाई राकेश चौधरी जी
क्यों? तो अभी इनके पीछे पड़ गए। राजेश नहीं, नाम अरे है। दे दे बिल्कुल नहीं, शपथ बड़े तो भाई आप मैं दे। तो चाहता हूं, अब इन्होंने कहा कि हमने क्यों इनके पीछे पड़े इन्होंने हुए कहा, हैं? मैंने कहा कि नाम में मेरे तो हाथ बदल में होता, लीजिए। मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो भाई इनके लोगों नाम में से, आपके संशोधन कर लीजिए, इतने तो बड़े आएगा भी चैनल नहीं पे मैं आपके लोगों से गुहार लगा सकता समाजवादी हूँ। पार्टी अभी इन्होंने को राम देखो, आपके हाथ में आएगा भी नहीं, एक मिनट गलत हाँ, है। ओके राजेश जी, ओके, चौधरी हाँ जी। बोलिए भाई दीपक जी। अब इन्होंने रामपुर और आजमगढ़ का भी इन्होंने उल्लेख किया कि रामपुर आजमगढ़ में हम लोगों ने उपचुनाव समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। लेकिन हमारे बड़े भाई राकेश चौधरी जी शायद गोरखपुर और केशव प्रसाद मौर्य जी की छोड़ी हुई सीट शायद भूल गए। उनको समाजवादी पार्टी और पार्टी के लोगों ने उनके गढ़ में उनको घुस करके हराने का काम किया था, जब 2018 में हराने का इतना काम पर्याप्त है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए? एक एग्जाम्पल नहीं, से देखिए इतिहास हमेशा दोहराया था, जब काम अच्छा होता है तो दोबारा उसको किया जाता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं विजय जी, इनके प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें झूठ बोली अब तक 9 साल में, जब से आए हैं ये प्रधानमंत्री बन करके। लेकिन इनकी एक बात मुझको एकदम सही लगी, जब 2014 5 सितंबर या 2015 5 सितंबर चिल्ड्रंस डे की बात है, उनसे एक बच्चे ने सवाल पूछा, इन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो इन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि देखो बेटा 2024 तक तो मैं हूं, उसके आगे कोई सोचे। तो एक बात उन्होंने ओके, बिल्कुल सही सैयद कही। मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी के बिल्कुल सही प्रवक्ता, कही जब थी आपको उन्होंने। पता चल गया है तकी साहब की प्रॉब्लम बीजेपी में कहाँ कहाँ है, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत गंभीर है। आने वाले समय आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएगी और बहुत ही गंभीरता पूर्वक यहाँ पे हम लोग फैसले करेंगे और संगठन में चेंजेस करेंगे और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी सारे 80 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि ये अकेले जा रहे हो फैसला, या ये किसी शीश के साथ नेतृत्व करना, जाओगे? जिनके यहाँ अभी चाय पीने गए थे देखिए- उनके यहाँ, उनसे साथ लड़ोगे या? देखिए, हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है कि हम केंद्र से कैसे भाजपा सरकार को हटाएं, क्योंकि लगातार जनता के अधिकारों से दोहन हो रहा है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसे पार्टी को ये लोकतंत्र में बताओ रहने का, तकी साहब, एक इसके मेंबर अंदर ऑफ रहने का पार्लियामेंट अधिकार नहीं है। लोकसभा है, वो भी उपचुनाव जीते हो और कह रहे हो बीजेपी को हटा दोगे? देखिए, ये तो एक है दिन का आपके भी अगर पास। कोशिश कर ले देखिए, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक अरे भैया, एक पत्थर ठीक तो है, तक बिल्कुल से उछालो लगो, जा लगो। लो। लेकिन लगो। बिल्कुल हम तो कोशिश करेंगे, जनता के भले की बात करेंगे, और जनता बहुत परेशान है सब जगह। आप देखिए किस तरह के मुद्दे बीजेपी लेके आ रही, कभी औरंगजेब को ले आती, कभी मुगल जी। सल्तनत को ले Thank आती है, you। लेकिन जनता के मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। एक मुद्दे पे बात नहीं होती जनता के। अरे भाई, मुझे उमाशंकर बिजली बात पांडे कर जी ले, इतना महंगाई आज बात क्यों कर ले। गुस्साए बैठे हुए हो? क्या बात है? इतना क्यों? नहीं अरे ठीक है, ब्रजेश जी, कोई बात नहीं, ब्रजेश पर जी, इतना देखिए, क्यों अकड़ के मैं- गुस्सा के मुंह बना के बैठे हो? आराम से बात करेंगे हम लोग, सब लोग नहीं, यहीं नहीं। इकट्ठा हैं। बताओ नहीं। क्या प्रॉब्लम देखिए, है? ब्रजेश जी, ये कह रहे हैं कि 24 घंटे मतलब हर सेकंड ये क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, तो इनको अभी बस्ती में 3 दिन पहले एक लड़की के साथ भाजपा के किसान मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष ने अपने 2 साथियों के साथ गैंगरेप करके हत्या कर दी। इनको उस लड़की की चीत्कार नहीं सुनाई दी जब ये क्षेत्र में रहते हैं। हाथरस की बेटी का चीत्कार इनको नहीं सुनाई दिया जब एक 24 घंटे ही वहीं पर रहते हैं। उन्नाव की बेटियों का इनको चीत्कार नहीं सुनाई दिया। चिन्मयानंद की काम वासना इनको नहीं दिखाई दी। ऐसे तमाम अपराध जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुए हैं, वो चीत्कार इनको सुनाई क्यों नहीं देते हैं? कान बंद करके जाते हैं क्या? आंख बंद करके जाते हैं? महंगाई की मार से जूझती हुई उत्तर प्रदेश की जनता की बेबसी इनको क्यों नहीं दिखाई देती कि अब उनके चूल्हों में आग नहीं जलती है? उज्ज्वला योजना के नाम पर तमाम ब्रांडिंग करने वाले भाजपा के ये लोग, उनके चूल्हे बंद हो गए, गैस सिलेंडर बंद हो गए, ये इनको क्यों नहीं दिखाई देता है? महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल इनको क्यों नहीं दिखाई देता है? बेरोजगार युवा 67% उत्तर प्रदेश का बेरोजगार अच्छा, युवा आप ही को इतना सड़कों सब पे कुछ टहल दिखाई रहा है, देता ठेले लगा है, रहा है, बाकी इसको क्यों अपोजिशन नहीं वाला दिखाई तो कोई देता ये है? चश्मा नहीं लगाया जितना आपको दिख गया। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देश की पार्टी है। और मैं एक और बात बता दूं, अरे तो ये कौन सी 18 अमेरिका की सीटें पार्टी नहीं, है? पूरा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड जोन में आ गया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से अपील करता हूं कि मोदी जी को झोला भेजें, प्रतीकात्मक रूप से वो झोला मोदी जी उठाएं और देश छोड़कर जहां जाने को कह रहे थे वहां चले जाएं, क्योंकि अब मोदी जी का जो रिटेन थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। वो पूरे देश केपी की मलिक जनता साहब, थैंक समझ यू, गई है। धन्यवाद। झूठ बोलो, धन्यवाद जोर से पांडे बोलो, जी। बार बार बोलो। थैंक यू, चीन धन्यवाद। अंदर आके घुस के बैठा है। मोदी जी कहते हैं कोई आया पांडे नहीं जी, है। महंगाई पर झूठ, बेरोजगारी पर वीरेंद्र की बात बुरी लग गई, भ्रष्टाचार लग रहा है। पर झूठ। हो गया। एक अडानी सब थैंक पर यू। भारी, एक अडानी सब थैंक पर यू। भारी। अरे धन्यवाद। नीरव केपी मोदी, मलिक, मेहुल चोकसी, अरे ठीक है। करप्शन
आप बोल लिए, आप दूसरों की बारी न लें। आप केपी मलिक साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मलिक साहब ये बताइए, जब अब बीजेपी को पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और साउथ वगैरह में जैसे हालात है बीजेपी के लिए, यूपी में ज़ीरो रिस्क पे काम करेगी बीजेपी, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इतना रिस्क नहीं लेगी कि इतनी सीटों को रेड जोन में वो बनी रहने दे। इफर्ट तो बहुत मैसिव होगा। देखिए ब्रजेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पत्ते खोले नहीं हैं। और पांडे जी की मैं इस बात को मानता हूं कि बिना लीक किए मीडिया में खबर आ नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के इस तरह की खबरें भारतीय जनता पार्टी भरमाने के लिए कर रही है। यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे पास चर्चाएं आ रही है, वो भी ये चर्चाएं हैं कि परिसमन तो अभी मुश्किल है अगर नॉर्मल वे में आप देखेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो नया कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि जिससे सामने वाली तमाम विपक्ष को, तमाम पार्टियों को ये भी लगेगा अरे ये क्या हुआ। हैंडपंप, उनका क्या है सीन? हैंडपंप वालों की चर्चाएं लगातार कांग्रेस की तरफ चल रही है। उनको तो खुश होना चाहिए पांडे जी को, और पांडे जी को एक आध चीज में और खुश होना चाहिए ब्रजेश जी, हैंडपंप कि अभी हनुमान जी इनके आ गए हैं। अभी 30 फीट की जो है इलेक्ट्रिक मोटर लगाना चाहता है या गदा इन्होंने जबलपुर में रख दी है। बिल्कुल हनुमान जी हमारे साथ नहीं, देखिए उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाने में उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मुफीद नहीं है। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने आज शाम अपना कीमती समय आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।